Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, very excited to be back. In this video, we are going to cover one more essay type a lot of you requested. This video is going to be in Hindi. If you don't understand or speak Hindi, I am going to come up with an English version of this video very soon. So make sure you subscribe. So whenever I post, you are the first person to get the notification. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपको IELTS राइटिंग टास्क 2 में चाहिए, क्या क्या करना है, क्या टास्क डिस्क्रिप्शन है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, जो एक एग्जामिनर है वो क्या देखता है आपके आंसर में, आपके रिस्पॉन्स में जब आपको बैंड स्कोर देता है। प्लस आपको एक टेम्पलेट दूंगा, आपको स्ट्रक्चर दूंगा जो प्रूवन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं और उन बच्चों का 7+ भी आया है सेम स्ट्रक्चर यूज करके। आज कौन सा ऐसे टाइप देखना है हमने, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सबसे पहले तो बच्चों को इसमें ये डाउट होता है कि पैराग्राफ कितने बनाने हैं, अपना साइड कब देना है, अपना ओपिनियन कब देना है, फर्स्ट में बताना है ओपिनियन या नहीं बताना, कहाँ क्या लिखना है, हर एक चीज क्लियर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, आपको पहले मार्किंग क्राइटेरिया समझाऊंगा, उसके बाद टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दूंगा, फिर टेम्पलेट, फिर आपको एक ऐसे लिख के दिखाऊंगा और डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टास्क डिस्क्रिप्शन। टास्क है क्या, राइटिंग टास्क 2 करना क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, 4 से 5 मेन कैटेगरीज हैं जिस तरह के आपको ऐसे आते हैं, जिनमें से एक आज हम देखेंगे। 250 to 400 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना है और 40 मिनट्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये ऐसे कौन सा है। यहाँ पे अगर गलती हो गई, अगर ओपिनियन ऐसे को डिस्कशन ऐसे ले लिया, या एग्री डिसएग्री को ओपिनियन या डिस्कशन ले लिया, गलत समझ लिया, तो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा स्कोर पे। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन को कैसे समझना है, कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। इस ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लास्ट सेंटेंसेस कुछ ऐसे दिखेंगे। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, डिस्कस बोथ द साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड गिव योर ओपिनियन, डिस्कस बोथ द व्यूज, गिव योर ओपिनियन, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड टेल अस व्हाट यू थिंक। बेसिकली इसका मतलब क्या, ऐसे का मतलब क्या कि आपको एक प्रॉब्लम या इशू या कोई भी टॉपिक दिया जाएगा जिसके दो पहलू होंगे, दो नजरिए होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा बेसिकली। तो वो आपको कहेंगे कि भाई दोनों के बारे में बताओ, पॉजिटिव के बारे में भी बताओ, नेगेटिव के बारे में भी बताओ, और अपना ओपिनियन भी दो कि आपको क्या लगता है कौन सा सही है। सो बेसिकली 3 चीजें पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं पहली साइड बताओ, फिर कह रहे हैं दूसरी साइड बताओ, फिर आपको कह रहे हैं कि आप ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है क्या सही है। राइट, सो 3 चीजें हैं। अब देखते हैं आपकी आंसर शीट कैसी होगी। जब आप एग्जाम देने जाओगे आपकी आंसर शीट कुछ ऐसी दिखेगी, और आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस के समय भी यही आंसर शीट पे प्रैक्टिस करें ताकि राइटिंग में वहां प्रॉब्लम ना आए, आप क्लियरली लिख पाओ, हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ हो और एग्जामिनर के लिए भी इजी हो। अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो आपकी जो आंसर शीट है वो थोड़ी अलग रहेगी। अब आ गया मार्किंग क्राइटेरिया। 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे आपका राइटिंग टास्क 2 मार्क होता है। सबसे पहले होता है टास्क अचीवमेंट, फिर कोहेरेंस एंड कोहेजन, एंड देन यू हैव योर लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। चारों की वेटेज इस पर्टिकुलर टास्क में इक्वल होती है, 25% आप बोल सकते हो। हर एक का मतलब क्या है, सबसे पहले देखते हैं टास्क अचीवमेंट का क्या मतलब है। सिंपल भाषा में बताऊंगा, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट एंड क्लियर। टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो टास्क आपको दिया है वो आपने पूरा किया या नहीं। ऐसे में क्या मतलब है, जो जो चीजें आपको इस पर्टिकुलर टास्क में पूछी गई है क्या आपने वो सारी एड्रेस की हैं। अगर उसने बोला डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, आपने दोनों व्यूज डिस्कस कर दिए बट ओपिनियन नहीं दिया, टास्क पूरा अचीव नहीं हुआ है। अगर उसने बोला डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, आपने एक साइड डिस्कस करके अपना ओपिनियन दे दिया, दोनों साइड डिस्कस नहीं किए, आपका टास्क पूरा नहीं हुआ है। बेसिकली मतलब क्या है, जो जो चीजें आपको ऐसे टॉपिक में पूछी गई हैं आपको सारी चीजें एड्रेस करके अपना आंसर देना है। कई बार क्या होता है, आपको एक ऐसे टॉपिक आ सकता है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, सारे का सारा ऐसे कंप्यूटर के बेस पे कर देते हैं। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कंप्यूटर के साथ साथ आप मेन कंप्यूटर को रख सकते हो, बट थोड़ा जिक्र इंटरनेट का भी होना चाहिए ताकि जो पूछा गया है दोनों चीजों की बात हो। अगर सिर्फ कंप्यूटर बोल रहे हैं, इंटरनेट बिल्कुल लिखा ही नहीं है आपने,
तो ये भी पेनलाइज होगा, टास्क पूरा नहीं होगा, मतलब कि जो जो पूछा गया है वो आपने सही तरह आंसर नहीं किया। सो दैट्स योर टास्क अचीवमेंट। थोड़ी सी और चीजें, टॉपिक के ऊपर लिखना है, रेलेवेंट डाटा लिखना है, जैसे मैंने बताया जो पूछा है वही लिखना है। ये नहीं कि वो कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में पूछ रहे हैं, आप कोई अपनी गेम्स के बारे में बताने लगे हो जो कंप्यूटर्स पे खेलते हैं। वो एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, बट मेन पार्ट आपका कंप्यूटर और इंटरनेट ही रहेगा। यस, बहुत बड़ी गलती है। 35 मिनट्स आपको लिखने पे, प्रूफ रीड करने पे लगाने हैं, 5 मिनट सोचने पे लगाने हैं। जैसे ही ऐसे टॉपिक आता है बच्चों के मन में, भाई मैं लिखना शुरू कर दूं, मेरा टाइम ना रह जाए, लिखना शुरू कर देते हैं, बीच में पहुंचते हैं, चीजें याद नहीं आती, आइडियाज याद नहीं आते। शुरू में पहले तो एक गलती और क्या करते हैं, पूरी अच्छी तरह टॉपिक ही नहीं पढ़ते। इन्होंने एक टॉपिक प्रैक्टिस यहाँ जहाँ पे भी क्लासेस लेते हैं वहां पढ़ा होता है। आयल्स वाले क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके टॉपिक देते हैं, बट हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, हमने वही सोचा जो मैंने किया हुआ है वही आया है। नहीं भाई, 2 3 4 मिनट लगाओ, ये 4 मिनट 40 मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 मिनट में अगर आपने सही से अटेंशन पे की तो वो अगले जो 35 मिनट होंगे वो वर्थ इट होंगे। अगर नहीं करोगे, शुरू से गलत लय पकड़ लोगे तो एंड भी गलत होगा। इन 3 4 5 मिनट में ऐसे टॉपिक को 2 बार पढ़ो, समझो, मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, समझो वो पूछ क्या रहा है, कौन सा ऐसे टाइप है, और कम से कम 1 या 2 आइडियाज हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिख लो, ताकि लिखते वक्त सोचना ना पड़े, आप रुको ना, आप नर्वस ना हो, और आप एक फ्लो में जाओ। अदरवाइज आधा ऐसे लिखोगे, आइडियाज याद नहीं आएंगे, रुकोगे, टाइम पे भी ध्यान है, घबराहट भी हो रही है, जो आता है वो भी गलत कराएंगे। शुरू में ही एक माइंड मैप बना लेना है कि मैंने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, एंड देन यू गो अलोंग विद इट, राइट। ध्यान रखना, कीवर्ड्स के जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होंगे, मेन वर्ड्स होंगे, उनको हाईलाइट कर लेना है, ताकि आपको 100% आइडिया हो कि कौन कौन सी चीजों को मैंने डिस्कस करना है ऐसे में, किस बारे में ऐसे है, और क्या क्या ऐसे के अंदर इंपॉर्टेंट है। आइडियाज सपोर्ट करने हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह देने हैं, वो मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा। अराउंड 300 वर्ड्स, 320 वर्ड्स मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को लिखना। 400 वर्ड लिखोगे, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा हैं, और मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं बच्चों के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिखने, मतलब कि ऑफ टॉपिक चीजें लिखना शुरू कर देते हैं। सो अराउंड 300 वर्ड्स है 100% फाइन, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि क्वेश्चन के, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल द पार्ट्स को आपने एड्रेस करना है। तो ये थी टास्क अचीवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया कोहेरेंस एंड कोहेजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ इसका मतलब क्या है, कि आपके जो आइडियाज है, आपका जो ऐसे है वो इंटरलिंक्ड है। आप ये दर्शा पा रहे हो कि भाई एक सेंटेंस के बाद जो मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं, मेरे पास एक लैपटॉप है, वो लैपटॉप ब्लैक कलर या काले रंग का है, राइट। अब मैंने ऐसे नहीं बोला मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप काले रंग का है। मैंने क्या बोला, वो मीन्स मैं एक प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं वर्ड्स ऐसे यूज कर रहा हूँ जो पिछले वाले सेंटेंस की चीजों को रेफर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन हियर एज वेल। मीन्स आपको अपने आइडियाज रिलेट करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ गुड बॉय, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स, ऑल्सो ही इज वेरी गुड एट स्टडीज। अब ऑल्सो क्या हुआ, एक कनेक्टर हो गया। पहला रोहन आया, उससे अगला लिंकिंग सेंटेंस क्या आया, ही, रोहन की जगह आ गया ही, फिर आया ऑल्सो। ऑल्सो मतलब कि जो मैं पहले 2 सेंटेंस बोले, इन एडिशन टू दैट मैं एक और चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आइडियाज को लिंक किया। मैंने ऐसे नहीं बोला रोहन इज गुड बॉय, रोहन इज गुड एट स्टडीज, रोहन इज गुड एट प्लेइंग सॉकर, ऐसा नहीं बोला मैंने। आई हैव यूज्ड डिफरेंट वर्ड्स टू लिंक माय आइडियाज एंड टू शो दैट देयर इज अ लॉजिकल फ्लो एंड एवरीथिंग इज इन flow and is related to one another and is making sense and is going in structural manner, right? Remember this thing. उसके बाद पैराग्राफ की लेंथ लॉजिकल रखनी है। ये नहीं कि भाई इंट्रोडक्शन लिख दी 4 सेंटेंस की, बॉडी पैराग्राफ 1 के हमारे पास बहुत आइडिया थे, लिख दिया 7 सेंटेंस, सेकंड के हमारे को आइडिया नहीं आया, 3 सेंटेंस लिख दिया, कंक्लूजन 4 सेंटेंस की। नहीं, आपको जो मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आपको जो मैं टेम्पलेट दूंगा, स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना ही करना है। आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन जो बेस है, बेस नहीं गलत कर सकते। ऐसा इलॉजिकल नहीं लगना चाहिए कि कंक्लूजन बड़ी है बॉडी पैराग्राफ से। सो यू हैव टू फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर सो दैट आपका जो ऐसे है वो लॉजिकल लगे, और लगे कि हाँ भी एक तरीके से लिखा गया, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कनेक्टर्स यूज करने हैं, सारे कनेक्टर आपको बताऊंगा, फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउ एवर, डिस्पाइट, इंस्पाइट, बट यूज तरीके से करने हैं। ये नहीं कि एक सेंटेंस फर्दर मोर से, अगला मोर ओवर से, अगला हाउ एवर से, अगला देयरफॉर से, जस्ट कि ऐसा ना लगे कि इस बंदे ने सिर्फ कनेक्टर घुसाए हैं। हमने क्या दिखाना है, हमने क्या दर्शाना है, हमने ये दर्शाना है कि यस
हमें कनेक्टर यूज करने आते हैं, लेकिन इसी के साथ मुझे ये भी पता है कि कनेक्टर को सही तरीके से कैसे यूज करना है। सिर्फ यूज नहीं करने हैं, उनको सही तरीके से यूज करना है, ध्यान रखना। अब्रप्ट आइडियाज नहीं लिखने और लॉजिकल तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी चीजें लॉजिकल नहीं लग रही, कि आपकी लेंथ नहीं सही, या एक सेंटेंस बहुत ही बड़ा हो गया और एक 4 वर्ड का हो गया। तो यू हैव टू बी लॉजिकल एंड साउंड। दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट पैरामीटर जो एग्जामिनर देखेगा आपको स्कोर देने के लिए, लेक्सिकल रिसोर्सेज। सिंपल भाषा में, सिंपल वर्ड्स में मतलब है वोकैबुलरी। वो ये देखेगा कि यस, इस बंदे को एक आइडिया एक्सप्रेस करने के कितने डिफरेंट तरीके आते हैं, या फिर ये कैसे वर्ड्स को इजीली रिप्लेस करके अपने आइडियाज कन्वे कर सकता है, या फिर ये एक नेटिव स्पीकर से या नेटिव पर्सन को अपना मैसेज इजीली, प्रॉपर एंड कंसाइज मैनर में कन्वे करवा सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज की जगह आप अगर लिखो ही इज एक्सीलेंट एट स्टडीज, सो दैट विल बी मोर एकेडमिक, मोर फॉर्मल। ये चीजों का ध्यान रखना है, एकेडमिक वर्ड यूज करने हैं। जैसे एक बच्चा वर्ड यूज करते हैं लाइक, देयर मेनी प्लेसेस इन कैनेडा लाइक वैंकूवर। लाइक की जगह आप यूज करें सच एज, जस्ट टू मेक इट मोर फॉर्मल। लाइक इज नॉट एन एकेडमिक वर्ड। आप एकेडमिक जर्नल, एकेडमिक बुक ढूंढोगे तो फॉर्मल वर्ड नहीं, आपको लाइक नहीं मिलेगा, वहां सच एज मिलेगा, राइट। इन चीजों का ध्यान रखना है। प्लस आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉन्ट्रैक्शंस ना यूज करें। जैसे हम लिख लेते हैं डोंट, डोंट ना लिखें, डू नॉट लिखें। कांट ना लिखें, कैन नॉट लिखें। यू हैव टू राइट कंप्लीट वर्ड। कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करनी, स्लैंग लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं यूज करनी भाई, आपका फॉर्मल एग्जाम है। आई गॉट ईट चिकन नहीं लिखना, आई एम गोइंग टू ईट चिकन और आई एम गोइंग टू हैव चिकन बोल सकते हैं आप। दैट विल बी बेटर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। कोलोकेशंस यूज करनी है, वर्ड्स जो इकट्ठे जाते हैं। आई एम हाईली लाइकली टू स्कोर वेल इन दिस एग्जाम, हाईली लाइकली। आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टडी फॉर द एग्जाम। आई विल टेक अ क्विक शावर। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ क्लास में। कोलोकेशन क्या है? जो दो वर्ड्स एक नेटिव स्पीकर इकट्ठे बोलेगा अपनी डेली लाइफ में, राइट। क्विक और फास्ट का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट एक नेटिव स्पीकर या हम भी ये बोलेंगे आई टेक अ क्विक शावर, कि मैं जल्दी से नहा के आता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई टेक अ फास्ट शावर। मीनिंग सेम है बट यूसेज अलग है। तो दो वर्ड्स या फिर वर्ड्स ऐसे लिखने जो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में सही रहें। उसके बाद यूके और यूएस स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। यूके स्पेलिंग्स कौन से होते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश जो इंडिया में यूज करते हैं। लॉन्ग वर्ड्स आते हैं COLOUR, कलर यूएस में क्या लिखते हैं? COLOR। ट्रैवलिंग में डबल एल डालते हैं ब्रिटिश में, सिंगल एल डालते हैं यूएस में। ऑर्गेनाइज S से लिखते हैं यूके में या फिर इंडिया में। अमेरिकन में लिखते हैं Z। आप यूके भी फॉलो कर सकते हो, यूएस भी फॉलो कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टिक टू वन, डोंट मिक्स ईदर ऑफ देम। दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं आप, ध्यान रखना। स्पेलिंग्स 100% परफेक्ट चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए इसमें। आपको वर्ड नहीं आता, वहां पे ये मत दिखाओ कि भाई हम शेक्सपियर के लेवल के बंदे हैं। गलत स्पेलिंग लिखोगे, वोकैबुलरी में भी कुछ नहीं मिलेगा, कंटेक्स्ट में भी कुछ नहीं मिलेगा, टास्क अचीवमेंट में भी कुछ नहीं मिलेगा, वो आइडिया काउंट नहीं होगा आपका। स्पेलिंग बिल्कुल उल्टे लिखाओगे, उसको तो समझ नहीं लगेगी लिख क्या रहा भाई ये। 100% श्योर नहीं हो स्पेलिंग का, इजी वर्ड लिख दो लेकिन सही लिखो, गलतियां कम करो। सही नहीं हो रहा तो गलत मत करो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें आ जाती है हमारी लेक्सिकल रिसोर्सेज में। लास्ट आ जाता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। लेक्सिकल रिसोर्सेज में एक और चीज भी आती है, मैं बताना भूल गया, कि वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, सिनोनिम्स लिखने हैं। ऑल्टरनेट वर्ड्स जितने भी लिख सकते हो लिखने। फास्ट की जगह स्विफ्ट लिख सकते हैं, फास्ट की जगह क्विक लिख सकते हैं, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपने। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, दो चीजें हैं इसमें, सिर्फ ग्रामर नहीं है। एक ग्रामर की रेंज है और ग्रामर की एक्यूरेसी है। सबसे पहले एक्यूरेसी का क्या मतलब है? जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं क्या वो सही लिख रहे हैं या नहीं। अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं आई एम गोइंग टू हैव लंच, राइट, इसका क्या मतलब है? ग्रामेटिकल, इसमें मैं क्या चेक करूंगा? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, की जो सेंटेंस लिखा है ये सही है या नहीं। पहली चीज तो आपने मेक श्योर करना कि जो भी आप लिखे वो एक्यूरेट हो। प्लस एक और चीज एग्जामिनर कंसीडर करता है, ग्रामेटिकल रेंज, कि इस बंदे ने कितने तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं। क्या इसने सारे का सारा सिंपल में लिख दिया? नहीं, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यस यू कैन। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, इंटेरोगेटिव, इफ यू कैन, वो यूज करें ताकि ये पता लगे यस इसकी ग्रामर तो सही है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज फाइन। अलॉन्ग विद दैट ही हैज गॉट अ गुड रेंज ऑफ ग्रामेटिकल knowledge, good range of sentences which show that yes this person has a good hold over the language, good command over the language. तो आपने क्या मेक श्योर करना है?
एक तो जो लिखे हैं वो ग्रामेटिकल तौर पे सही हो, ग्रामर के तौर पे सही हो, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। आपको जो टेम्पलेट दूंगा उसमें है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट इट। आपने सिंपल सेंटेंस भी यूज करना है, आपने कॉम्प्लेक्स भी करना है। इफ यू कैन आप इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस का ध्यान रखना है, टेंसेस का ध्यान रखना है, पंक्चुएशंस, फर्स्ट अल्फाबेट एवरी सेंटेंस का कैपिटल, ये बिल्कुल इजी सी बात है, बच्चे करते हैं गलत। प्रॉपर नाउन, किसी का नाम, जगह का नाम, प्लेस का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी रिलीजन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, ध्यान रखना। उसी के बाद कंट्री का नाम, कनाडा, कनाडा का सी कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया का ए कैपिटल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है या जहाँ पे सेमी कॉलन आना है या जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना है वो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का भी ध्यान रखना। प्लस यू हैव टू मेक श्योर कि आप ग्रामर एरर्स मत करें। बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस लिखने के चक्कर में सारी ग्रामर गलत करते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट रेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज करें, बट unless and until you are not 100% sure और confident with your grammar, I'll recommend, मैं क्या recommend करूंगा कि भाई गलत मत करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दो, बट ग्राम बहुत ज्यादा करने से अच्छा है थोड़ा कर दो बट सही लिखो उसको, इस चीज का ध्यान रखना। और रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं, बट रेंज ऑफ सेंटेंसेस के चक्कर में ग्रामर सारी नहीं गलत कर लेनी है। तो ये थी 4 चीजें। टास्क अचीवमेंट, टॉपिक को सही से एड्रेस करना है, कोहेरेंस एंड कोहेशन, आइडियाज को लिंक करना है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, एकेडमिक वर्ड यूज करने हैं, प्लस ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जो भी लिखो वो ग्रामर के तौर पर या ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आपने यूज करने हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं आज का ऐसे टॉपिक क्या है, उस ऐसे टॉपिक का स्ट्रक्चर क्या है, प्लस कितने सेंटेंसेस, कितने कौन से पैराग्राफ में लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, सेंटेंस शुरू कैसे करना है। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हो वीडियो पॉज करो, हर एक चीज लिख लेना, हर एक चीज रिसर्च के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, बैंक स्कोर लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। आपको मेक श्योर करना यू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, यू नो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम। क्योंकि अभी तो चीजें लगेंगी इजी है, हाँ यार ये वर्ड भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। जब मैं अभी बोलूंगा ना कि एक और ऐसे लिखो तो कुछ नहीं याद आएगा। अपनी नोटबुक में नोट्स बना लो, उसको सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, 3 दिन में सब याद। बट अभी अगर आप वीडियो देखोगे फिर आप टास्क 2 करने बैठोगे, चीजें याद नहीं आएगी, फिर मेरी वीडियो दोबारा देखोगे। मुझे तो फायदा है बट नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर यू टेक नोट्स, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, बिकॉज वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं आज के ऐसे टॉपिक क्या है। सम पीपल थिंक दैट जूस आर क्रूअल, जो चिड़ियाघर बोल देते हैं हम इसको, आर क्रूअल मतलब कि बहुत निर्दयी हैं बोल सकते हैं, एंड शुड बी क्लोज डाउन, कि उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। अदर्स हाउएवर, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो जूज है ये बहुत ही फायदेमंद है और वेरी यूजफुल, कैन बी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। तो क्या आर्ग्यूमेंट है आज हमारे पास कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो जूस है वो एनिमल्स के साथ अत्याचार करते हैं, अच्छा नहीं है उनके लिए और उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरे हैं वो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहे हैं, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब उसने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए, एक लोग कह रहे हैं जूस को बंद कर दो, फायदा नहीं है, नुकसान पहुंचा रहे हैं एनिमल्स को। दूसरे कह रहे हैं कि यस ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जामिनर मेरे से क्या पूछ रहा है, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड देन गिव योर ओपिनियन। तो अब इस ऐसे टाइप में सबसे पहले मैंने क्या करना है, एग्जामिन कर लिया कि यस ये डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे है। इसमें पहले मैंने अपना माइंड बना लेना कि यस मेरी साइड ये है। मैं अपनी साइड कौन सी लूंगा कि यस जूस हेल्पफुल है क्योंकि वो एनिमल्स को बचाते हैं, वो उनको खाना देते हैं, वो उनको नेचुरल हैबिटेट देते हैं, वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं एंड सो ऑन। अब मेरे को पता है कि मैंने कौन सी साइड लिखनी है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फिर आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ। नॉर्मली आइल्स के किसी भी ऐसे में हम 4 पैराग्राफ लिखना प्रेफर करते हैं, बट दिस टाइप ऑफ ऐसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 5 पैराग्राफ लिखें। आपको बताता हूँ क्यों। 4 लिख के भी स्कोर आ सकता है लेकिन 5 से चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप तीनों चीजों को, दोनों व्यूज को प्लस अपने ओपिनियन को एक्सप्लेन कर पाते हो along with your introduction and your conclusion, and
वो थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगता है। लिखना कैसे है, इंट्रोडक्शन सेम 2 सेंटेंस लिखने हैं। पहले हम 3 भी लिखवाते थे बच्चों को, जनरल स्टेटमेंट वगैरह, बट वो नहीं लिखनी है, 2 सेंटेंस लिखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू पैराफ्रेज द टॉपिक स्टेटमेंट। जो टॉपिक स्टेटमेंट लिखी है वो मैं एक आपको फ्रेज दूंगा, उसके बीच में फिट करके डिफरेंट वर्ड्स में लिख देनी है। फिर आगे थीसिस स्टेटमेंट, जहां पे आपने अपना ओपिनियन बता देना और बता देना इस ऐसे में क्या डिस्कस होगा। फिर मैं क्या रेकमेंड करता हूं, जो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें आप ऑपोजिट साइड लिखो, वो साइड मत लिखो जो आपने लेनी है, आप दूसरी साइड लिखो उसमें। क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप सेकंड बॉडी पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे जहां पे आप अपना ओपिनियन देंगे, तो बॉडी पैराग्राफ 2 और बॉडी पैराग्राफ 3 जो आपका ओपिनियन है वो दोनों आपस में लिंक्ड होंगे। नहीं तो अगर आप बॉडी पैराग्राफ 1 में अपनी साइड एक्सप्लेन कर देते हो, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप ऑपोजिट साइड एक्सप्लेन कर देते हो, फिर थर्ड में आपको अपना ओपिनियन देना है जो बॉडी पैराग्राफ 2 से ऑपोजिट होगा, तो वो लिंक नहीं बैठेगा। आप लिख दूसरी तरह भी देख सकते हो, बट ज्यादा बढ़िया इस तरीके से रहेगा। और सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से भी स्कोर लेते हैं वो इसी तरीके से ही करते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में ऑपोजिट साइड, बॉडी पैराग्राफ 2 में जो साइड आप प्रेफर कर रहे हैं, थर्ड में ओपिनियन, एंड देन फिफ्थ पैराग्राफ ओवरऑल ऑफ योर एसे कंक्लूजन। बॉडी पैराग्राफ 1 4 सेंटेंस लिखेंगे हम। पहले सेंटेंस में आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर करेंगे एक्सप्लेन, फिर दे देंगे एग्जाम्पल, फिर या तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर आप एक सेंटेंस को क्लोज कर सकते हो। यस, इसमें 3 सेंटेंसेस भी लिखते हैं, बट 4 बेटर रहेंगे ताकि आप पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सको। सेम स्ट्रक्चर फॉर बॉडी पैराग्राफ 2, 4 सेंटेंस, लेकिन इस पैराग्राफ में वो साइड आएगी जो आप ले रहे हो। इंट्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल ऑफ द आर्ग्यूमेंट, एंड देन क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब आ गया बॉडी पैराग्राफ 3 जो आपकी ओपिनियन है। 2 सेंटेंसेस एटलीस्ट लिखने हैं इसमें, 3 लिखोगे तो और भी बढ़िया है। मैं आपको 2 लिख के बताऊंगा, बट ये भी बताऊंगा 3 कैसे लिख सकते हो। पहले सेंटेंस में बॉडी पैराग्राफ 3 के आप अपना ओपिनियन दे दोगे कि इन माय ओपिनियन मैं मानता हूं जूस हेल्पफुल है, और क्यों हेल्पफुल है थोड़ा सा बता दोगे। बहुत बड़ा नहीं लिखोगे, बट थोड़ा सा माइनर डिटेल्स में आप बता दोगे। फिर जो उसका अगला सेंटेंस होगा जहां पे आपने बता दिया मेरे ओपिनियन में ये, उसके अगले सेंटेंस में आप क्या करोगे, आप अपने ओपिनियन को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। और अगर आप थर्ड सेंटेंस भी लिखना चाहते हो जो ऑप्शनल है, आप उस जो एक्सप्लेनेशन है उसका एक एग्जांपल दे सकते हो। देन वील हैव योर कंक्लूजन, जो कि आपका लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें आप एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दोगे और सेकंड सेंटेंस में आप अपना अपनी राय बता दोगे, अपना ओपिनियन दे दोगे एक बार फिर से, बट डिफरेंट वर्ड्स में। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं आपके इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हम टॉपिक को हमने एनालाइज कर लिया। इसमें मेन वर्ड्स क्या है, जू आ गया, क्रूअल आ गया, क्लोज डाउन, फिर आ गया प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड हेल्पफुल। लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन इंट्रोडक्शन। 2 सेंटेंस लिखने, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 2 डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करना है। इसको नॉर्मल ऐसे की तरह तो स्टार्ट नहीं कर सकते हम। हमने कैसे करना है, इन 8 में से, ये 8 जो आपको मैं सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनमें से कोई भी यूज करो, लेकिन तरीके से करना, देखना मैं कैसे यूज कर रहा हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड या थॉट दैट। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने जो टॉपिक स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करके लिख देंगे, या फिर आप कर सकते हो वेदर डैश और डैश इज अ कंट्रोवर्शियल इशू। वेदर फर्स्ट डैश में आप क्या डालेंगे, फर्स्ट साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट डिफरेंट वर्ड्स में, और के बाद सेकंड साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। या थर्ड आप लिख सकते हैं, देयर इज करंटली अ कंटेंशियस आर्ग्यूमेंट वेदर, अगेन पैराफ्रेज द टॉपिक ओवर हियर। आपको लिख के दिखाता हूं कैसे होगा, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। डिस्कस बोथ द व्यूज टाइप ऑफ एसे की। बोथ द साइड्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, हाउएवर आई बिलीव दैट। तो आपको इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर देनी है कि मेरी साइड कौन सी है। ध्यान रखना, क्लियर कर देनी है, ये नहीं कि एंड में जाके बताऊंगा। क्लियर कर देनी है, दिस इज 100% प्रूवन एंड दिस इज व्हाट ऑल द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डू। यू हैव टू डू द सेम। और यू कैन राइट देयर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द नोशन, मतलब कि जो आपने पॉजिटिव की साइड एंड नेगेटिव की साइड, दोनों तरफ ही लोग हैं, दोनों तरफ ही क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन, लेकिन मेरा मानना ये है। या फिर आप कर सकते हैं, दिस ऐसे विल डेल्व इनटू बोथ द साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट बिफोर रीचिंग माय ओपिनियन, बट थर्ड वन आई वोंट रेकमेंड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम ओपिनियन नहीं बता रहे हैं, राइट। फोर्थ वन इज स्टिल गुड, सम आर्ग्यू दैट फर्स्ट साइड व्हाइल अदर्स आर ऑफ द ऑपोजिट व्यू, हाउएवर आई बिलीव में आपने जो साइड आप ले रहे हैं वो लिख देनी है। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर ऐसे की फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे लिखी है हमने। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो येलो में है वो आपका टेम्पलेट है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड
इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे टॉपिक को पैराफ्रेज करके लिख देना है। जूस को आप वाइल्ड लाइफ पार्क, सेंचुरी बोल सकते हो, बट मैंने जूस ही लिखा है क्योंकि जू वर्ड काफी बार ऐसे में आना, तो मैं सिनोनिम्स वहां पे यूज कर लूंगा। या फिर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट जूस मिसट्रीट वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स लिखा है मैंने, सिर्फ एनिमल्स नहीं लिखा, ध्यान रखना। मिसट्रीट वाइल्ड एनिमल्स एंड शुड बी शट डाउन। क्लोज डाउन को मैंने क्या लिख दिया है, शट डाउन। However, others believe that they can play a crucial role in safeguarding the fauna लिख सकते हो या वाइल्ड लाइफ लिख सकते हो। वाइल्ड एनिमल्स की जगह हमने क्या लिख दिया, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड एनिमल मैंने पहले ही यूज कर लिया। दो बार वाइल्ड एनिमल नहीं यूज करूंगा मैं एक ही सेंटेंस में। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट जूस मिसट्रीट। क्रूअल की जगह क्या लिख दिया, वो मिसट्रीट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को और बंद कर दिए जाने चाहिए। लेकिन कई ये मानते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ को, जो जंगली जानवर है या जंगल में जो भी जीव है, उनको बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल। तो यहाँ पे मैंने अपने ऐसे टॉपिक को पैराफ्रेज करके लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वेदर, वेदर से शुरू करना है। जूस हैव एन इल इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। क्रूअल की जगह क्या लिख दिया कि इल इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड शुड बी शट डाउन। क्लोज डाउन को अगेन शट डाउन लिख रहा है। और अब यहाँ पे और के बाद क्या आएगा, अदर साइड। पहले हमने क्या लिख दिया, नेगेटिव, कि भाई वो क्रूअल है या नहीं। दूसरा क्या है, हेल्पफुल। और दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यूजफुल की जगह लिख दिया कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग। सेफ गार्डिंग, प्रोटेक्टिंग की जगह लिख दिया सेफ गार्डिंग द फोना। फोना मतलब किसकी जगह लिखा है, जो वाइल्ड लाइफ है। फोना इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। सेकेंड सेंटेंस ज्यादा बेटर है क्योंकि दोनों ठीक है, बट ज्यादा उसमें थोड़े ज्यादा सिनोनिम्स यूज किए हैं मैंने। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, विल बी 100% फाइन। अब देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी है। सम आर्ग्यू दैट, ये येलो वाला आपका हो गया टेम्पलेट। सम आर्ग्यू दैट फर्स्ट साइड आ जाएगी, while others oppose this view के बाद आपने however लिखना है। some argue that zoos cause damage to the wildlife। अब यहाँ पे some argue that के बाद आप क्या लिखेंगे, जो साइड आप नहीं ले रहे, आपके ऑपोजिट साइड, क्योंकि नेक्स्ट में आप however करके इस साइड को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। some argue that जो zoos है they damage the wildlife, लेकिन कईयों का ऑपोजिट व्यू है। however I firmly believe that zoos play a significant role in upkeeping of the fauna। upkeeping of the fauna लिख रहा हूं मैं, कि जो जंगल है या जंगली जानवर है उनको बचाए रखने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं वो। एंड दिस विल बी डिस्कस्ड यूजिंग अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड्स हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव्स। हाउएवर, हाउएवर के आगे पीछे कॉमा आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। आई बिलीव दैट जूस डू मोर गुड देन हार्म। मोर गुड देन हार्म एक काइंड ऑफ कॉलोकेशन है, ये यूज कर सकते हो आप किसी भी ऐसे में। हाउएवर आई बिलीव दैट zoos do more good than harm to animals and can play a crucial role in safeguarding the wildlife। मैंने क्या बोला कि दोनों ही साइड के अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो जूस है वो एनिमल्स को ज्यादा फायदा देते हैं नुकसान पहुंचाने से, और वाइल्ड लाइफ को बचाने में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन खत्म। अब देखो इंट्रोडक्शन कैसी लग रही है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट जूस मिसट्रीट वाइल्ड एनिमल्स एंड शुड बी शट डाउन। However, others believe that they can play a crucial role in safeguarding the wildlife. However, I firmly believe that zoos play a significant role in upkeeping of the fauna and this will be discussed using a pragmatic approach। इससे पहले मैंने एक ऑप्शनल स्टेटमेंट दिया है, बट अगर आप लिख सकते हो कंफर्टेबली आप लिख लो, नहीं लिखना तो मत भी लिखो। इंट्रोडक्शन टू whether zoos have an ill effect on the wildlife and should be shut down। कि zoos को मैंने, हमें जो वाइल्ड लाइफ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है और उसे बंद करना चाहिए, या फिर वो फौना को बचाने में हेल्प करते हैं। ये कंट्रोवर्शियल इशू है। दोनों ही साइड के अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जूस दे डू मोर गुड देन हार्म एंड कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे हो जाएगी इंट्रोडक्शन खत्म। हम आ जाएंगे अपने सेकंड पैराग्राफ पे, बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑपोजिट साइड। मैं जो साइड ले रहा हूँ वो नहीं करूंगा, मैं ऑपोजिट साइड करूंगा, ताकि मैं बॉडी पैराग्राफ 2 और बॉडी पैराग्राफ 3 को इजीली रिलेट कर पाऊं। बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे कि जूस के क्या क्या नुकसान है, क्योंकि मैं अपने ओपिनियन में कह रहा हूं उनका फायदा है। अब देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 को स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द वन हैंड, वन ऑफ द की आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस के बाद, इंट्रोडक्शन सेंटेंस के बाद आप क्या करेंगे,
उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन वाला जो सेंटेंस होता है ना, जो बॉडी पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस होता है आपका, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखना है आपने। कनेक्टर यूज कर सकते हो, दिस विल नॉट ओनली बट ऑल्सो आप यूज कर सकते हो, या टू इलेबोरेट से शुरू करके उसमें बीच में आप टू दिस विल नॉट ओनली बट ऑल्सो आप यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है जहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ट्राई करो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखो। एक्सप्लेनेशन के बाद आ जाएगा एग्जाम्पल, फिर आ जाएगी हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। कई बच्चे वहां कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, वो भी ठीक है, बट कंक्लूजन इज बेटर, राइट। अब देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखा क्या है। ऑन द वन हैंड टेम्पलेट में से आ गया, फ्रेज में से आ गया, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, अब मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, नेगेटिव्स। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क्स, जूस की जगह क्या लिख दिया, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, आर ऑपरेटेड विद द सोल पर्पस ऑफ बिजनेस एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जूस होते हैं वो इसी मकसद के साथ शुरू किए जाते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, a majority of the animals in the zoos are kept inside या cramped inside narrow cages without proper diet and forced to perform certain activities। कि जो जू के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है उनको बहुत कम जगह में छोटे पिंजरे में रखा जाता है और प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो कई एक्टिविटीज परफॉर्म करें जिससे कि लोग आए, जिससे कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब सेंटेंस देखना मैंने कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया है। A majority of the animals in the zoos are cramped inside narrow cages without, एक तो उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, साथ के साथ उनको क्या किया जाता है, उनसे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे कि उनकी नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आफ्टर एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इन अफ्रीकन जूस, कि अफ्रीकन जूस में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स हैं had no access to adequate diet। adequate diet वर्ड याद रखना है, कोलोकेशन है कि प्रॉपर डाइट, कि मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स के पास डाइट भी नहीं थी और बहुत कम स्पेस थी इधर उधर जाने के लिए, जिसके कारण वो बहुत ही कमजोर थे एज कंपेयर टू देयर वाइल्ड काउंटर पार्ट्स। वाइल्ड काउंटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड है, लेक्सिकल रिसोर्स में आपकी हेल्प करेगा। वाइल्ड काउंटर पार्ट क्या होता है कि उसके जैसे जो और जानवर है, जो जंगली जानवर है, लेट्स से एक शेर को पिंजरे में रखा है, एक शेर को जंगल में रखा है, तो पिंजरे वाले का वाइल्ड काउंटर पार्ट क्या है, जो जंगल में रहता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि बिजनेस के लिए किए जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। फिर उसको एक्सप्लेन किया कि जो जूस के अंदर एनिमल होते हैं वो बहुत कम जगह पे विदाउट डाइट होते हैं, जिसके कारण उनकी डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर मैंने दे दिया एग्जाम्पल कि जब अफ्रीकन जूस में इन्वेस्टिगेशन हुई थी उससे क्या पता लगा कि मेजोरिटी ऑफ द जो एनिमल्स थे वो वीक थे एज कंपेयर टू द वाइल्ड काउंटर पार्ट्स। अब आ गई हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसका क्या रिजल्ट हुआ, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैप्टिवेटेड, कैप्ट नहीं लिखा, कैप्टिवेटेड होता है कि बांध के रखना या बंद करके रखना, कैप्टिवेटेड इन जूस सफर हार्श मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल अगेन मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये लेक्सिकल रिसोर्स में हेल्प करेगा। सफर हार्श मेंटल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज विच इम्पैक्ट्स देयर ओवरऑल हेल्थ। इसके कारण ज्यादातर एनिमल्स पे क्या होता है, बहुत ही गंभीर फिजिकल और मेंटल इम्पैक्ट होता है जो उनकी सेहत पर भी बहुत गंभीर इम्पैक्ट डालता है। तो ये हो जाएगा बॉडी पैराग्राफ 1। पहले बोला कि उनके ध्यान नहीं रखा जाता, बिजनेस के लिए किया जाता है, फिर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। थर्ड, उसको एग्जाम्पल दिया कि अफ्रीका में पाया गया कि बहुत सारे एनिमल्स जब रखे गए थे वो बहुत वीक थे और उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी। और फिर रैप अप फाइनलाइज कंक्लूड कैसे किया, इस सारे से क्या होगा, उनके ऊपर बहुत ही डीप मेंटल इम्पैक्ट होगा जिसके कारण उनकी हेल्थ पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। तो ये हो गया बॉडी पैराग्राफ 1। अब आ जाएंगे हम बॉडी पैराग्राफ 2 जो ऑपोजिट साइड है, पर जो साइड हम ले रहे हैं, राइट। कैसे शुरू करना है बॉडी पैराग्राफ 2 को, कॉन्ट्राडिक्टिंग पैराग्राफ है तो आप ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज करेंगे, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्री, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, डिस्पाइट, इंस्पाइट। डिस्पाइट और इंस्पाइट में क्या फर्क है, डिस्पाइट के बाद सीधा आर्ग्यूमेंट आता है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है। डिस्पाइट माई हार्ड वर्क आई फेल्ड, इंस्पाइट ऑफ माई हार्ड वर्क आई फेल्ड। फर्क मीनिंग में ज्यादा नहीं है, यूसेज में फर्क है। अगर ऑफ दिया हुआ तो उससे पहले इंस्पाइट आएगा, अगर सीधा आर्ग्यूमेंट दिया तो उससे पहले डिस्पाइट आएगा, याद रखना। पहला सेंटेंस हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड में अगेन सेम स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन, थर्ड में देंगे एग्जांपल, फोर्थ में कर देंगे कंक्लूड। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, टू इलेबोरेट, टू क्लैरिफाई, सेम वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं।
फिर थर्ड उसको एग्जाम्पल देना है, एंड फोर्थ में उसको रैप अप करना है। देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे लिखा है मैंने। बॉडी पैराग्राफ 2 जो कि हमारी साइड है, जो साइड हम ले रहे हैं वो साइड यहाँ पे लिखना है हमने। ऑन द अदर हैंड क्यों लिखा, क्योंकि पिछले पैराग्राफ से भी रिलेट करना, पिछले पैराग्राफ को हम कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी साइड, zoos provide safe shelter to many endangered species। एनिमल्स की जगह क्या लिखती है अब यहाँ पे, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्योंकि बहुत बारी वर्ड रिपीट हो गया, कई जगह पॉसिबल नहीं है, एनिमल्स की जगह बहुत सारे सिनोनिम्स नहीं याद आएंगे एनिमल्स के, राइट। तो वहां पे हमने लिख दिया एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑल अराउंड द ग्लोब, कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं जिन जो खतरे में है, खत्म होने की कगार पे है, उनको एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करता है। आर्ग्यूमेंट आ गया कि जूस प्रोवाइड सेफ शेल्टर। अब इसको करना है एक्सप्लेन। दिस नॉट ओनली इंश्योर्स दैट एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड एंड स्मगल्ड। इससे क्या होता है, एक श्योरिटी मिल जाती है कि जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जूस में हंट नहीं किया जा सकता, उनका शिकार नहीं किया जा सकता, और उनकी तस्करी मतलब स्मगलिंग भी नहीं की जा सकती। बट ऑल्सो एक तो ये फायदा हो गया कि हंटिंग नहीं हो रही, लेकिन इसी के साथ क्योंकि हमने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखना, बट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट फॉर ब्रीडिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शन। साथ ही साथ एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ब्रीड कर सके, बच्चे हो सके, उनकी जनरेशन हो सके, और वो कभी खत्म ना हो। एक्सटिंक्शन क्या होती है, खत्म हो जाना। अब आ जाएगा एग्जाम्पल। पहले बोल दिया हमने, क्या आर्ग्यूमेंट के दिया, सेफ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन किया कि यस हंटिंग से बच जाता है सेफ शेल्टर के कारण, स्मगलिंग नहीं होती है, और वो ब्रीड कर सकते हैं ताकि वो कभी भी खत्म ना हो। अब देना है एग्जाम्पल इस चीज का। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया। पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दे रहे हो, कैपिटल अल्फाबेट में आएगा PTNI, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, इस पर्टिकुलर नेम, राइट, इट्स प्रॉपर नाउन। So you have to make sure you start that with the capital alphabet. Project Tiger in India is a perfect example of this scenario. Dash is a perfect example of this scenario where ये वाला हम phrase use कर रहे हैं। Project Tiger in India is a perfect example of this scenario as कि जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ इंडिया में वो इस चीज का गवाह है, या इस चीज का बिल्कुल सही सबूत है, या सिनेरियो है, जहां पर it has helped to save more than 13,000 tigers by providing them natural habitat and proper facilities। जो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में हुआ वो एक सही एग्जांपल है इस चीज का, जहां पे 13,000 से ज्यादा टाइगर्स बचा लिए गए, उनको नेचुरल हैबिटेट और जूस के अंदर प्रॉपर फैसिलिटीज देने के कारण। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब आ जाएगी इस चीज की कंक्लूजन। देयरफॉर जूलॉजिकल गार्डन्स लिख रहा हूं मैं अगेन जूस नहीं लिख रहा हूं, जूलॉजिकल गार्डन्स लिख रहा हूं। देयरफॉर जूलॉजिकल गार्डन्स आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस भी अपने नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग एनिमल्स विद अ सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट फॉर देयर वेलबींग। पिछले में मैंने क्या बताया था, पिछले में मैंने बताया था कि वो हेल्थ पे इंपैक्ट करते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ की कंक्लूजन में मैंने क्या लिख दिया कि जो जूस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एनिमल्स की हेल्थ और वेलबींग सही रहती है। यहाँ पे हो जाएगी हमारी कंक्लूजन। पहले हमने बोल दिया कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेल्टर देते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे किया, हंटिंग से बच जाते हैं शेल्टर के कारण और उनकी एक्सटिंक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल दे दिया कि टाइगर्स बचे थे एक प्रोजेक्ट टाइगर में, और फिर कंक्लूड कर दिया इससे उनकी सेहत बनी रहेगी। थोड़े से वर्ड्स अच्छे यूज कर दिए, सेफ शेल्टर, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्शन, जूलॉजिकल गार्डन्स। यही करना है, आइडिया सेम होते हैं सारे बच्चों के, लिखने के तरीके से नंबर मिलते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि भाई इसने आइडिया इतना अच्छा दिया इसको ज्यादा, आइडिया जैसा मर्जी हो, आइडिया समवट अच्छा होना चाहिए, बट सिर्फ आइडिया के नंबर नहीं, उसको प्रेजेंट करने के नंबर है। ये राइटिंग है आपका, राइटिंग में वो ये दिख रहे हैं कि भाई आइडिया तो है बट इसको लिखना आता है कि नहीं आता। तो हमने क्या करना है, बेस तो सबका सेम होगा, बच्चे ये बोलेंगे जूस का फायदा या नुकसान है, वहां पे खाना मिलता है, मेडिकल मिलता है, ये हो, बट लिखना कैसे है, वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, फैंसी कैसे करना है। दो दुकानों में चीजें पड़ी है, एक में बहुत अच्छी लगती है सेम चीज, एक में वहां पे डस्ट में पड़ी होती है। आप वहीं से लोगे ना जहाँ पे आपको अच्छी, यहाँ साफ सुथरे एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि वो ब्यूटीफाई हुई हुई है। आपने भी अपने आइडियाज सुंदर करके पेश करने, ब्यूटीफाई करके पेश करने, ध्यान रखना। अब आ गया आपका बॉडी पैराग्राफ 3, जहां पे आप अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 3 में आपको जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है, आप 2 से 3 सेंटेंस, कई बार 4 भी, बट मैं बोलूंगा 2 से 3 सेंटेंस, 3 बिल्कुल सही है, आप देंगे। पहले सेंटेंस में आप अपना ओपिनियन देंगे, सेकंड में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो,
करना है आपको एक्सप्लेन, एंड थर्ड में ऑप्शनल है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे, अपना ओपिनियन कैसे दोगे, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल, एंड देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। देखते हैं कि मैंने अपना बॉडी पैराग्राफ 3 कैसे लिखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या पिछले में क्या बोला था कि यस वो हेल्थ इंपॉर्टेंट है और जूस हेल्थी रहने में उनकी हेल्प करते हैं। इन माई ओपिनियन एनिमल्स मस्ट बी केप्ट इन जूस, या फिर आप लिख सकते हैं इन माई ओपिनियन जूस शुड नॉट बी क्लोज्ड एज दीज ऑफर सेफ हेवन। शेल्टर की जगह लिखती है सेफ हेवन, सेफ हेवन मीन सुरक्षित जगह। These offer safe haven, food and medical facilities to the animals, ensuring their well-being। कि इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये सेफ हेवन मतलब शेल्टर, फूड और मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, जिससे कि ये श्योर हो जाता है कि वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। अब इसको करेंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लिखना होता है एक्सप्लेनेशन में। टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, एनिमल्स आर प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस डाइट, एक अपना वर्ड आ गया जिससे कि अपनी वोकैबुलरी बूस्ट हो सकती है। सिर्फ डाइट नहीं लिखा, फूड नहीं लिखा, न्यूट्रिशियस डाइट लिखा। प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस डाइट एंड डॉक्टर्स इन द जू ऑफर मेडिकल सर्विसेज टू प्रिवेंट एनी डिजीज अमंग एनिमल्स विच वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अदरवाइज। आप यहाँ पे भी पॉज कर सकते हैं, फुल स्टॉप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं विच वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अदरवाइज as animals struggle to find proper food in their natural habitat due to human intervention and deforestation। अगर आप चाहते हैं तो आप which would have not been possible otherwise पे pause कर सकते हैं, full stop कर सकते हैं, लेकिन if you are confident enough you can take it a bit ahead, a step ahead, but otherwise तक भी 100% सही रहेगा। मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया कि अगर आप 100% कॉन्फिडेंट आप इसको फॉलो कर सकें, लेकिन 1% भी डाउट है, आप थोड़ा छोटा सेंटेंस लिखें बट सही लिखें, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 3। अब आ जाएगी अपनी कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखनी है, सिमिलर लिखनी है, 2 सेंटेंस लिखने हैं। पहले सेंटेंस में ओवरऑल कंक्लूजन, सेकंड में आप अपना ओपिनियन या अपनी रिकमेंडेशन, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। कंक्लूजन कैसे लिखनी है इस पर्टिकुलर ऐसे टाइप की, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग आर्ग्यूमेंट थे, सिर्फ एक चीज नहीं थी जो आप सीधा टू कंक्लूड लिख दोगे। यहाँ पे दोनों चीजों को निकाल के फिर कंक्लूजन निकालनी है। टू कंक्लूड, ऑल्दो सम केसेस कैन बी एक्सेप्शंस बट जनरली, जनरली के बाद आप क्या लिखेंगे जो साइड आप ले रहे हैं, जैसे जनरली जूज आर हेल्पफुल फॉर द एनिमल्स, या फिर इन कंक्लूजन इवन व्हेन देयर फ्यू डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू द टॉपिक द एडवांटेजेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड देयरफॉर जूज आर हेल्पफुल, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंड सेकंड सेंटेंस, I personally believe my point of view as per me, कुछ भी लिख सकते हैं। Let's see क्या लिखा है हमने कंक्लूजन में। To conclude, although some cases can be exceptions, means कई बार एक्सेप्शन हो सकती है, कई बार डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जनरली लेकिन आमतौर पे जूस हैं जो वो एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है। जूस आर बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड शुड नॉट बी क्लोज डाउन। ये मेरा ओपिनियन, ये जनरल कंक्लूजन दिया मैंने कि यस कई बार अलग सिनेरियो हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जूस एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हेल्पफुल होते हैं और उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जूस कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट टू एनिमल्स वेलबींग एंड प्रिजर्वेशन, कि मेरा मानना ये है कि जो जूस हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल्स की सेहत के लिए और उन्हें बनाए रखने के लिए। एक और कंक्लूजन लिखिए जो आप देख सकते हैं, इन कंक्लूजन इवन व्हेन देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू जूस द एडवांटेजेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड देयरफॉर zoos should not be shut down as they play a crucial role in the survival of the animals। so चीज वही है डिफरेंट वर्ड्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि यस थोड़ा डिसएडवांटेज है लेकिन एडवांटेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसी कारण से जूस को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो एनिमल की वेलबींग के लिए, एनिमल की सपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। आई बिलीव दैट, अब आ गया आपका ओपिनियन। आई बिलीव दैट आपको अपना स्टांस क्लियर करना है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में भी करना है, आपको फोर्थ में भी करना है, फिफ्थ में भी करना है। आई बिलीव दैट zoos are of utmost importance, लिख लेना वर्ड, extreme importance, significantly important, utmost importance for animals well-being and protection। इनमें से कोई भी कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, बहुत इजी कर दिया है, लेकिन सिर्फ फ्रेजेस याद नहीं करने, उनको समझना है कि इनको यूज कैसे करना है। कुछ इस तरह का लग रहा है हमारा फुल ऐसे, थोड़ा सा लेंथी है। मैंने तभी आपको बोला कि मैंने कई एक्सप्लेनेशन, जो सेकंड सेंटेंस है बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 के,
या फिर ओपिनियन वाले थर्ड बॉडी पैराग्राफ के भी वो थोड़े से लेंदी लिखें। आपको एक ऑप्शन देने के लिए आप थोड़ा सा कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन में पहला सेंटेंस करते हैं रीफ्रेज या पैराफ्रेज, सेकंड सेंटेंस में देते हैं थीसिस, फिर आप बॉडी पैराग्राफ 1 में आएंगे, जो ऑपोजिट साइड जो आप साइड नहीं ले रहे वो एक्सप्लेन करें। 4 सेंटेंसेस, ओपनिंग सेंटेंस जहां फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल एंड कंक्लूजन। देन सेकंड बॉडी पैराग्राफ जो थर्ड पैराग्राफ है आपके ऐसे का, वहां आप क्या करेंगे 4 सेंटेंस, लेकिन इस पैराग्राफ में हम वो डिस्कस करेंगे जो साइड हम ले रहे हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देंगे या अपनी साइड का एक पहलू पेश करेंगे, अपना एक आर्ग्यूमेंट देंगे, उसको करेंगे एक्सप्लेन, फिर देंगे एग्जांपल और कर देंगे कंक्लूड। फिर आएगा आपका बॉडी पैराग्राफ 3, यहाँ पे आप ओपिनियन देंगे। ओपिनियन में क्या करना है 2 से 3 सेंटेंस, 3 सेंटेंसेस आर फाइन। फर्स्ट सेंटेंस में आप ओपिनियन दे देंगे कि आपका मानना क्या है, सेकंड में आप कर देंगे उसको एक्सप्लेन, थर्ड अगर आप लिख रहे हैं आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं या उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने 2 ही लिखे हैं क्योंकि मैंने सेकंड जो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी लेंदी लिखती थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप छोटी भी लिख सकते हैं। ओपिनियन देके आप कर देंगे एक्सप्लेन, फिर आ जाएगी कंक्लूजन। फर्स्ट सेंटेंस में अपनी कंक्लूजन ना देना, ओवरऑल कंक्लूजन देनी है आपने, ऐसे कि क्या निचोड़ निकलता है। फिर सेकंड सेंटेंस ऑफ द कंक्लूजन आपने दोबारा से अपना स्टांस, अपना ओपिनियन जो साइड आप ले रहे हैं वो बताना है कि आप क्या बिलीव करते हैं। दैट विल बी द एंड ऑफ योर एसे। कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, टास्क अचीवमेंट पूरी होनी चाहिए, ऐसे को अच्छे से समझना है, शुरू में आइडियाज लिख लेने हैं, स्पेलिंग कोई गलत नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता मत लिखो, कोई और वर्ड लिख दो, ज़्यादा फैंसी मत करो, फैंसी करने के चक्कर में गलत मत करो, सही करके फैंसी कर सकते हो जितना मर्जी करो। लेक्सिकल रिसोर्सेज किसी हद तक पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक वर्ड का सिनोनिम लिखें, तो थोड़ी बहुत रिपीट हो सकती है। मैंने तभी बोला कि मैंने नो रेपिटेशन नहीं बोला, अवॉइड रेपिटेशन बोला है कि जहां तक पॉसिबल है वर्ड्स रिपीट मत करो, सिनोनिम्स यूज करो, जितने कोलोकेशंस, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, एकेडमिक वर्ड यूज करो, कॉन्ट्रैक्शन मत यूज करो, इनफॉर्मल वर्ड स्लैंग्स मत यूज करो। साथ के साथ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जो लिखें ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, प्लस रेंज ऑफ सेंटेंसेस यूज करने हैं। एंड इफ यू फॉलो दिस 120% यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई हेल्प चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या मुझे इस नंबर पर कॉल करो। आई विल ट्राई माई 100% टू हेल्प यू आउट। अगर आप इंडिया में हैं, कहीं पे भी हैं, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप हमें इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके अपनी ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, you can contact us on one of these numbers and we'll make sure we help you to get your desired score in the first attempt. अगर आप इंडिया पंजाब में स्पेशली, हमारी ब्रांच है जलंधर में, दिस इज द एड्रेस। आप आके एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री राइटिंग इवैल्यूएशन एंड स्पीकिंग इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आप एग्जाम में सेम गलतियां मत करो और बाकी सारे बच्चों की तरह आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लेके आओ। आने से पहले आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मैं मोटिवेटेड रहूँगा। और अगर आपका वीडियो देख के स्कोर आता है मुझे प्लीज़ बताना, दैट इज़ समथिंग आई वर्क फॉर। मेरा मेन एम क्या है कि बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लाने के लिए। मैं वे करता रहूँगा, लेकिन प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि आई गेट सम मोटिवेशन एंड आई कीप ऑन गोइंग। That's it from this video. Let me know in the comment section if you have any doubt. And yes, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमें इस एड्रेस पे आके विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। We'll make sure like thousands of other students you get your desired score, और भी इजी स्ट्रैटेजीज के साथ, और भी इजी टेम्पलेट्स के साथ आप भी अपना डिजायर्ड स्कोर ले सकें। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, आई विल सी यू वेरी सून। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, और प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। Varun from Language Academy. I'll see you very soon.